हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए टॉप 50 करंट अफेयर्स की वीडियो लाई हूँ, जिसमें 1 अक्टूबर 2024 से 5 अक्टूबर 2024 तक जितने भी टॉप करंट अफेयर्स हैं उसको मैंने कवर किया है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके जीए जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीकली धमाका। Union Minister Sri Sarbananda Sonowal officially inaugurated the Cruise Bharat Mission to promote cruise tourism in India. This mission inaugurated in how many phases? तो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। ये मिशन का ऑब्जेक्टिव है 2029 तक क्रूज टूरिज्म को डबल कर देना और दूसरा इंडिया को ग्लोबल सेंटर बनाना फॉर क्रूज टूरिज्म। ये मिशन 3 फेज में लॉन्च किया गया है। इसका फर्स्ट फेज 2024-25 तक के लिए होगा, सेकेंड फेज 2025 से 27 तक होगा एंड थर्ड फेज इसका 2027 से 2029 तक होगा। फर्स्ट फेज में डिफरेंट टाइप के स्टडीज कंडक्ट किए जाएंगे, पार्टनरशिप बिल्ड किया जाएगा आसपास की कंट्रीज के साथ टू डेवलप क्रूज टूरिज्म और जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स है उनको अपग्रेड किया जाएगा। सेकेंड फेज में न्यू टर्मिनल बनाए जाएंगे टू एक्सपैंड क्रूज डेस्टिनेशन और थर्ड फेज में न्यू टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाएंगे। इस क्रूज मिशन का टारगेट है सी क्रूज पैसेंजर को 0.5 मिलियन से बढ़ा करके 1 मिलियन करना सी क्रूज में पैसेंजर को, और दूसरा रिवर क्रूज पैसेंजर के केस में टारगेट है 0.5 मिलियन से बढ़ा करके 1.5 मिलियन तक करना। Next, as per new announcement, EPFO has increased withdrawal limit from 50,000 to 1 lakh. EPFO works under which ministry? ये एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट ईपीएफओ की तरफ से किया गया है और इसमें विड्रॉल लिमिट को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। इसके अलावा पहले ऐसा रूल था कि कोई भी एम्प्लॉय को मिनिमम 6 मंथ तक काम करना है अपने पीएफ को विड्रॉल करने के लिए, लेकिन अब इस रूल को हटा दिया है। अब वो अगर 6 महीने से कम भी काम करते हैं किसी कंपनी में तो भी वो अपने पीएफ अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज, ईपीएफओ में इनकम लिमिट 50,000 है एंड ईपीएफओ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% होता है एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी 12% होता है। इसके अलावा ईपीएफओ 8.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने एम्प्लॉइज को देती है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ईपीएफओ वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। नेक्स्ट, काजिन, Kazakhstan and India. Kazint 2024 is the 8th edition of joint military exercise between India and Kazakhstan, started at which place? तो इंडिया एंड कजाकिस्तान मिलकर के काजिंद 2024 का 8th एडिशन स्टार्ट किए हैं। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी और ये औली उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। इसके पहले 7th एडिशन हुआ था ओटार में और हर साल अल्टरनेटिव बेसिस पे इंडिया एंड कजाकिस्तान इस मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। 7th एडिशन अगर कजाकिस्तान में हुआ है तो 8th एडिशन इसका इंडिया में होगा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में 120 सोल्जर्स जो कुमाऊन रेजिमेंट से हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन मिलिट्री पार्टनरशिप को मजबूत बनाना फॉर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। के अलावा कुछ और भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जो इंडिया का बाकी कंट्रीज के साथ हुआ है, जैसे इंडिया एंड यूएसए ने मिलकर युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। इंडिया एंड श्रीलंका ने मिलकर मैत्री शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर वरुण डिफेंस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था। इसके अलावा इंडिया प्लस ओमान मिलकर के अल नजा मिलिट्री एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया है। तो इन सब मिलिट्री एक्सरसाइज पे भी आप ध्यान देंगे, ये सभी रिसेंट न्यूज हैं जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी अच्छे से कवर किया है। नेक्स्ट, to provide financial support and assistance to small entrepreneurs and farmers, Mizoram government launched Bana Kaya scheme. Under this scheme, they will get loan of how much amount?
तो मिजोरम गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है फॉर फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। और इन्होंने लॉन्च किया है बाना काया स्कीम। बाना काया स्कीम, इस स्कीम के तहत दे विल गेट कोलैटरल एंड इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 50 लाख। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज अप टू 50 लाख। इसके अलावा जो भी व्यक्ति सीएम स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है, उनको स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख रुपीस का लोन देगी और ये लोन ग्रांट इन एड होगा। ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड का मतलब होता है उनको इस पैसे को रिटर्न करने की जरूरत नहीं होगी। इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड किया है फॉर 4 क्रॉप्स, और ये 4 क्रॉप्स कौन कौन से हैं? जिंजर, टर्मरिक, मीजो चिली एंड फोर्थ वन इज ब्रूम। ब्रूम। नेक्स्ट, Union Cabinet approved continuation of integrated development of wildlife habitat for 15th Finance Commission cycle. Which ministry launched this scheme? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को कंटिन्यूएशन का अप्रूवल मिल गया है यूनियन मिनिस्टर से, और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है। इस स्कीम पे टोटल 2603 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन कमिंग ईयर्स, और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, और दूसरा सेव क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो भी स्पीसीज कम संख्या में रही हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनको बचाना इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस टोटल 2603 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में। इस स्कीम के कुछ सब कंपोनेंट भी हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था और अभी तक टोटल 55 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। दूसरा है एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में लॉन्च किया गया था और अभी तक टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। लेकिन अब इन दोनों प्रोजेक्ट को 2024 में मर्ज कर दिया गया है, और अब इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। दूसरा, इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इनसे भी एक्सप्लेनेशन को भी आप ढंग से समझो और इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही यहाँ पे हम ले सकते। जैसे मैंने यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया ये क्वेश्चन लिया, तो ये इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो वही जाकर के आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, the Security and Exchange Board of India has issued a new circular. As per new guideline, mutual fund can participate in credit default swap market to bring liquidity in the market. The total exposure of that buying and selling should not exceed by how much percent of the scheme asset. पहले तो समझते हैं कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है। मान लो एक कंपनी है XYZ कंपनी, इस कंपनी को कैपिटल रेज करना है ऑफ लेट इट बी 10 लाख रुपीज। ठीक है, 10 लाख रुपए का कैपिटल रेज करना है, तो XYZ कंपनी क्या करेगी, मार्केट में बॉन्ड इशू कर देगी। इस बॉन्ड को कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं, और इस बॉन्ड को जो भी परचेज करेगा उसको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपनी प्रोवाइड करेगी आफ्टर सर्टेन ईयर, लेट इट बी 10 ईयर्स। 10 साल के बाद उसको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो भी रिटर्न कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए मिस्टर ए को ये डील अच्छी लगी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड को परचेज कर लिया। परचेज करने के आफ्टर 2 to 3 ईयर्स उनको ऐसा लगता है कि जो कंपनी है वो लॉस में चल रही है और ये कंपनी इनको इनका जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो नहीं देगी। उस केस में मिस्टर ए अपने रिस्क से बचने के लिए अपने रिस्क को एक्सचेंज कर लेंगे, किसके साथ, क्रेडिट डिफॉल्ट सेलर के साथ। क्रेडिट डिफॉल्ट सेलर के पास जाएंगे और वो अपने जो इन्वेस्ट किए गए अमाउंट है उसका इंश्योरेंस करा लेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर 10 साल के बाद XYZ कंपनी अमाउंट को नहीं देती है मिस्टर ए को, तो उस केस में क्रेडिट डिफॉल्ट सेलर उस पैसे को मिस्टर ए को प्रोवाइड कर देगा। ये क्रेडिट डिफॉल्ट सेलर कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, NBFC हो सकता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि क्रेडिट डिफॉल्ट सेलर इस रिस्क को क्यों उठाएंगे जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो उसको मिलेगा, और उसको मिलेगा प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम अमाउंट वो जो क्रेडिट डिफॉल्ट सेलर मिस्टर ए से टाइमली बेसिस पे 10 साल के बीच में लेता रहेगा।
अगर 10 साल के बाद XYZ कंपनी टाइम से मिस्टर ए को पेमेंट लौटा देती है, CDS क्रेडिट डिफॉल्ट सेलर का वो प्रीमियम अमाउंट उनका इनकम हो जाएगा और मिस्टर ए को तो पैसा उनका मिल ही गया। लेकिन अगर नहीं लौटाती है तो क्रेडिट डिफॉल्ट सेलर उनके रिस्क को कवर कर लेंगे। तो इसको ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बोलते हैं। इसका मतलब ही होता है रिस्क एक्सचेंज कर लेना। पहले ऐसा था कि म्यूचुअल फंड वाले सिर्फ बाय कर सकते थे ताकि वो अपनी जो हेज रिस्क है उसको कम कर सके, उसको हेज कर सके। लेकिन अब वो इसको सेल भी कर सकते हैं। यही गाइडलाइन सेबी ने दिया है कि नाउ दे कैन बाय एंड सेल देयर एसेट। लेकिन ये exposure amount should not exceed by 10% of scheme asset. Exposure of buying and selling should not exceed by 10% of scheme asset. Next, Ministry of Finance has approved extension of India's budgetary support in the form of treasury bill to Maldives for the second time by how much amount? इंडिया की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव्स को सपोर्ट करने के लिए $50 मिलियन का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया है और ये किसने अप्रूव किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। नेक्स्ट, recently which bank has sanctioned loan of rupees 10,050 crore for a thermal power project by Damodar Valley Corporation at Koderma, Jharkhand? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10,050 करोड़ रुपीस को सैंक्शन किया है फॉर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट होगा, ये 1600 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा एट कोडरमा जो कि झारखंड में है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड वाले एरिया को कवर करता है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। कोलकाता। दिस थर्मल पावर प्रोजेक्ट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके अलावा झारखंड से रिलेटेड कुछ और भी न्यूज है, जैसे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाया जा रहा है जिसमें 45 लाख औरतों को 1,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है। दूसरा, झारखंड गवर्नमेंट ने नवोत्थान नवोत्थान स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत जो भी बच्चे जो कि ऑर्फन हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं, इस स्कीम के तहत उनको 10 लाख रुपीस पर ईयर दिया जाएगा। 10 लाख रुपीस पर ईयर दिया जाएगा प्लस 45,000 रुपीस उनको एडिशनली दिया जाएगा फॉर फूड। इसके अलावा एक और न्यूज था एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली $50 मिलियन का लोन दिया है मेघालय को। मेघालय को और ये क्यों दिया गया है? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। जो लोन्स होते हैं कितने अमाउंट का है, किसने दिया है, किस प्रोजेक्ट के लिए दिया है और कहाँ पे दिया गया है, इसको भी ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। To improve educational opportunities and provide financial support to meritorious students, which state has launched CM Sathi scheme for 3 years? सीएम साथी स्कीम को त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने लॉन्च किया है और ये स्कीम 3 साल के लिए चलाई गई है। इस स्कीम में 200 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें 100 स्टूडेंट माध्यमिक स्कूलिंग से होंगे और 100 स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी स्कूलिंग से होंगे। इन 200 स्टूडेंट्स को पर मंथ 5,000 रुपीज एज एन स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि उनके एजुकेशन में किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना आए। जो भी बच्चे माध्यमिक स्कूल से होंगे उनके लिए ये स्कीम 2 साल के लिए होगी और वहीं जो हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे होंगे उनके लिए ये स्कीम 3 साल के लिए होगी। इस स्कीम के फर्स्ट ईयर में 1.2 करोड़ की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करेगी। दूसरे साल में 2.4 करोड़ की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। वहीं थर्ड ईयर में टोटल 3 करोड़ की फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वहां के बच्चों को एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना ताकि किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उनकी एजुकेशन ना रुके। ठीक है, नेक्स्ट। Which state has made history as the first state in India to start a women entrepreneurship platform with the help of Niti Aayog aimed at encouraging women to start and grow business? नीति आयोग की हेल्प से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और पहला स्टेट जिसने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है वो है तेलंगाना। तेलंगाना।
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो बिजनेस कर सके और जो भी उनके बिजनेस उनको ग्रो कर सके और अपनी एक अलग पहचान बना सके, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के तहत उनको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जाएंगे, टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, कनेक्शंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके साथ मिल करके वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। तो ये फर्स्ट इनिशिएटिव लिया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से ये भी प्लान है कि फ्यूचर में इसको T2 एंड T3, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ वी ब्रिज वी ब्रिज इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है, ताकि जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जा सके एंड नेटवर्किंग प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि उनको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प मिल सके। नीति आयोग के सीईओ हैं बी वी आर सुब्रमण्यम, और इन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, थर्ड एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। Ayushman Bharat Digital Mission has been observed. This scheme has been launched by which government authority? Recently, इंडिया ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का थर्ड एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, और ये इनिशिएटिव नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के द्वारा आयुष्मान भारत योजना, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये योजना भी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ऑब्जेक्टिव है जितने भी डेटा आयुष्मान भारत के अंतर्गत आते हैं उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, ऐसा करके डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए देखते हैं कि इन 3 साल में डिजिटल के थ्रू क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं। पहला तो ये हुआ है कि टोटल 67 करोड़ प्लस आभा नंबर जनरेट हुए हैं। आभा नंबर स्टैंड्स फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। ये 14 डिजिट का नंबर होता है, जिसकी हेल्प से जितने भी पेशेंट होते हैं उनके इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। 42 करोड़ प्लस हेल्थ रिकॉर्ड को लिंक किया गया है आभा से, मिशन की हेल्प से। मिनिमम 60 करोड़ जो डॉक्टर एंड नर्स हैं उनके भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल किया गया है, उनके भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया है। सो बेसिकली इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको डिजिटल किया जा सके, डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के लिए। Which ministry of the government of India is the nodal ministry for धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एंड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल? 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रोक्सीमेटली 82,000 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन किया है हजारीबाग झारखंड में। पहला प्रोजेक्ट है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये टोटल 79,000 का प्रोजेक्ट है, और दूसरा जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है ये टोटल 2,800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 63,000 ट्राइबल विलेजेस में लॉन्च किए जाएंगे, जो कि 550 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूटी। इस अभियान की हेल्प से वहां जितने भी जनजातीय लोग हैं या ट्राइबल्स लोग हैं उनको हेल्थ केयर बेनिफिट, इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को इनॉग्रेट करने में टोटल 2,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, और मिनिमम 40 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को भी वहां पे स्टार्ट किया जाएगा फॉर ट्राइबल्स। जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को भी लॉन्च किया जाएगा। किस मिनिस्ट्री के अंदर किया गया है? तो मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। Who among the following has been given additional charge of governor of Mizoram? तो मिजोरम के जो गवर्नर थे डॉक्टर हरि बाबू, ये मेडिकल इमरजेंसी के कारण लीव पर चल रहे हैं, तो इनकी जगह एडिशनल चार्ज दिया गया है त्रिपुरा के करंट गवर्नर को, जो कि हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, to enhance connectivity, boosting economic growth and elevating the overall quality of life, Power Finance Corporation PFC under Ministry of Power granted loan of how much amount to Mumbai Metropolitan Region Development Authority MMRDA? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए
MMRDA को लोन दिया है, वो लोन टोटल 31,674 करोड़ का है, रुपीज 31,674 करोड़ का। इस लोन की फंडिंग 80% तो लोन अमाउंट से की जाएगी, जो रिमेनिंग 20% है दिस विल बी कवर्ड बाय गवर्नमेंट एंड MMRDA कॉन्ट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट एंड MMRDA कॉन्ट्रीब्यूटर। ये जो लोन अप्रूव हुआ है, ये टोटल 9 प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूव हुआ है, और अकेले 15,000 करोड़ को ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा, और रिमेनिंग जो 16,000 करोड़ बचे हैं उनको बाकी के जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। ये 8 प्रोजेक्ट जैसे एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न फ्रीवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ थाने कोस्टल रोड, NH4 हाईवे का डेवलपमेंट करना, एंड कंस्ट्रक्ट सेवरल क्रिक ब्रिजेस, छोटे छोटे ब्रिजेस का निर्माण करना। MMRDA के कमिश्नर कौन है? संजय मुखर्जी, संजय मुखर्जी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और वहीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है दिल्ली, और इसके MD एंड CEO हैं परमिंदर चोपड़ा, परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शंख एयरलाइन हैज रिसीव्ड approval to operate from Union Civil Aviation Ministry. This airline company based in which city? तो शंख एयरलाइन को अप्रूवल मिल गया है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से कि वो अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। और दिस एयरलाइन कंपनी ओन्ड बाय शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी कहाँ पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है लखनऊ में। लखनऊ इज द राइट आंसर। द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये इनिशियल डेज में जो भी मेजर सिटीज है उनको कवर करेगी, जैसे मेरठ, गाजियाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, आगरा। हु इज द फाउंडर ऑफ शंख एविएशन? श्रवण कुमार विश्वकर्मा, श्रवण कुमार विश्वकर्मा इज द फाउंडर ऑफ शंख एविएशन। guys might be aware about आकाश एयरलाइन, आकाश एयरलाइन ये भी एक नई एयरलाइन है जिसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कॉस्टिंग रुपीज 42 करोड़ टू बिल्ड इन विच स्टेट? तो इसमें दो तरीके के सवाल बन सकते हैं। पहला तो ये कि दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका तो राइट आंसर है इसरो। दूसरा ये कि कौन से स्टेट में डेवलप किया गया है? तो ये केरला में डेवलप किया गया है, केरला के केल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, KCCL, जो कि कहाँ पे है? कन्नूर में, कन्नूर में है। ठीक है, इस सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूत बनाया जा सकता है। These supercapacitor devices can store and release energy very quickly. So we can use this supercapacitor in space mission, defense sector, e-vehicle, automotive sector, and aerospace and aerospace sector as well. KCCL 1974 में फाउंड हुआ था, और ये फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है इन इलेक्ट्रॉनिक एंड IT सेक्टर। एंड KCCL फ्यूचर में प्लान कर रहा है टू प्रोवाइड 2000 सुपर कैपेसिटर एवरी डे। The 26th Water, Energy, Technology and Environment Exhibition VTEX 2024 began at the Dubai World Trade Center. The event was organized by which government authority of Dubai? तो दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वीटेक्स एग्जीबिशन हुआ है, वाटर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन हुआ है, और ये एग्जीबिशन दुबई की इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया है। तो राइट ऑप्शन क्या है? दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। इस एग्जीबिशन में 50 कंट्री से टोटल 1500 प्लस एग्जीबिटर पार्टिसिपेट किए थे, और इंडिया की तरफ से 29 कंपनीज पार्टिसिपेट की थी, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके इंडिया एंड UAE के बीच जो भी इकोनॉमिक रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। एज पर द रिकॉर्ड, मई 2022 में इंडिया एंड UAE के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, और इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद इंडिया एंड UAE के बीच ट्रेड काफी मात्रा में बढ़ा है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक
इंडिया और यूएई के बीच में टोटल 87.5 बिलियन का ट्रेड देखा गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 2027 तक टोटल ये ट्रेड $100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा। यूएई की तरफ से भी इंडिया के वेरियस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन हुआ है और यूएई इंडिया के टॉप फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 7th नंबर पे आता है और टोटल अभी तक $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएई की तरफ से किया जा चुका है। संजय सुधीर संजय सुधीर इज द इंडियन एम्बेसडर टू यूएई, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच स्टेट to address wildlife and forest management challenges at interstate coordination meeting in Vijayawada। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो कि विजयवाड़ा में हुई है, उस मीटिंग में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किस स्टेट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जो भी वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट से चैलेंजेस है उनको टैकल करने के लिए। तो आंध्र प्रदेश ने कर्नाटका के साथ एमओयू साइन किया है। इस एमओयू को साइन करने का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये था कि क्रॉस बॉर्डर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को मजबूत किया जा सके। जो भी वाइल्ड एनिमल हैं उनसे ह्यूमन, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर जो भी खतरा है उसको कम किया जा सके और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रैक्टिस में लाया जा सके। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इस एमओयू के तहत कर्नाटका गवर्नमेंट 25 महावत को ट्रेनिंग देगी टू हैंडल कुमकी एलिफेंट। कुमकी, ये जो एलिफेंट है ना, ये कुमकी एलिफेंट है। तो इन एलिफेंट को हैंडल करने के लिए 25 महावत को ट्रेनिंग दी जाएगी और वो कौन करेगा? कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और ये टास्क फोर्स की जिम्मेदारी होगी जितने भी वाइल्ड एनिमल हैं उनका प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। इतना ही नहीं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं जैसे कि पोचिंग हो गया, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो गया, उसकी भी जिम्मेदारी ये टास्क फोर्स लेगी और इस एक्टिविटीज को कम किया जाएगा। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू दोनों स्टेट फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन के ऊपर बढ़ावा देगी और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल किया जाएगा। वहां जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी है उन ट्राइबल कम्युनिटी को ट्रेनिंग दी जाएगी इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो लकड़ी देख रहे हैं ये रेड सैंडलवुड है, रेड सैंडलवुड। इसका वहां पे बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में इलीगल स्मगलिंग किया जाता है। तो इस स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। रेड सैंडर्स वुड। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू, कैपिटल है अमरावती और आंध्र प्रदेश में 2 नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क काफी फेमस है। वैसे कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया, कैपिटल इसका बेंगलुरु और कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क एंड अंशी नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नेक्स्ट, Tata Motors and Royal Armed Force of the Kingdom of Morocco have signed a contract to manufacture 150 wheeled armed platform WAP vehicles for Morocco Defense Force. These vehicles are developed by Tata Motors ने मोरक्को के रॉयल आर्म्ड फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें टाटा मोटर्स 150 व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करेगा मोरक्को डिफेंस फोर्स को। और ये मोटर्स कौन डेवलप करेगा? तो ये मोटर्स डेवलप किया जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, DRDO। जो कॉन्ट्रैक्ट टाटा मोटर्स ने साइन किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में 150 व्हील्ड आर्मोर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल को डिलीवर किया जाएगा मोरक्को डिफेंस को इन 3 ईयर। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और ये व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म जो है ये एक एम्फीबियस व्हीकल होगा। एम्फीबियस व्हीकल का मतलब क्या हुआ? ये लैंड एरिया में तो अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा ही करेगा, साथ ही ये वाटर एरिया में भी अपना सर्विस प्रोवाइड करेगा। मतलब कि दिस व्हीकल इज सुटेबल फॉर लैंड एंड वाटर एज वेल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस व्हीकल ट्रूप्स एंड इक्विपमेंट कैन इजिली ट्रांसफर फ्रॉम शिप टू शोर्स। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और ये 1958 में फाउंड हुआ था। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं नोएल टाटा। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक के इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा।
लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे देखो या डोमेस्टिक लेवल पे देखो, इन आर्मोर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल। आर्मोर्ड प्लेटफॉर्म व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने में ये लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा इंडिया का। नेक्स्ट, to attract skilled foreign professionals in response to a growing labor shortage. Growing labor shortage. Taiwan has launched the Global Elite Card. To be eligible for the card, what is the annual income an applicant need? तो ताइवान में जो भी लेबर शॉर्टेज हो रहे हैं उसको कम करने के लिए ताइवान गवर्नमेंट ने ग्लोबल एलाइट कार्ड को लॉन्च किया है और इस कार्ड का भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो भी फॉरेन प्रोफेशनल मिनिमम 6 मिलियन ताइवान डॉलर तक की इनकम रखते हैं वही एलिजिबल है ग्लोबल एलाइट कार्ड के लिए। 6 मिलियन ताइवान डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 1.57 करोड़। 1.57 करोड़। इस ग्लोबल एलाइट कार्ड के साथ एक बेनिफिट भी आता है और वो ये है कि ग्लोबल एलाइट कार्ड होल्डर विल गेट सिटीजनशिप इन 1 ईयर। 1 साल में ही उनको सिटीजनशिप ताइवान की मिल जाएगी, जो पहले 3 ईयर थी। 3 साल के बाद जो पहले मिलती थी उसको हटा करके 1 ईयर कर दिया गया है। कार्ड होल्डर स्पाउस कैन ऑल्सो ज्वाइन देम एज डिपेंडेंट। आप यहाँ देख सकते हो कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा है। 6 मिलियन डॉलर यहाँ पे उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा है। दैट मीन्स दिस कार्ड इज फॉर अट्रैक्टिंग हाई अर्निंग इंडिविजुअल। हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये कार्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ताइवान गवर्नमेंट ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च डिजिटल नोमैड वीजा सर्विस। डिजिटल नोमैड वीजा सर्विस जितने भी वहां पे फ्रीलांसर या रिमोट वर्कर है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। इस वीजा सर्विस के थ्रू रिमोट वर्कर या फ्रीलांसर को 6 मंथ के लिए अलाउ होगा कि वो वहां जाकर के काम कर सकते हैं। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि रिमोट वर्कर एंड फ्रीलांसर्स को वहां अट्रैक्ट करना टू गेट देम सेटल इन ताइवान। दे आर प्लानिंग टू अट्रैक्ट 2 लाख फॉरेन प्रोफेशनल एंड 1 लाख रिमोट वर्कर। 2 लाख फॉरेन प्रोफेशनल को थ्रू ग्लोबल एलाइट कार्ड एंड 1 लाख रिमोट वर्कर को थ्रू digital nomad visa card in coming year. Next, on the occasion of Swachhata Divas, Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated the Lal Tipara Gosala with bio-CNG plant in which state and launched various development project of 685 crore. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता दिवस के अवसर पर लाल तिपारा गौशाला को कहाँ कौन से स्टेट में लॉन्च किया है। इसके अलावा उन्होंने उस स्टेट में 685 करोड़ के भी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर। ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है लाल तिपारा गौशाला। लाल तिपारा गौशाला को इनॉग्रेट करने के 2 पार्टनर्ड कंपनी हैं। एक तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हेल्प से लॉन्च हुआ है, दूसरा ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 5 करोड़ रुपए भी फंड किए गए हैं और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से 1 हेक्टेयर का लैंड प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ 32 करोड़ का फंडिंग किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से। ये गौशाला इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेल्फ रिलायंट गौशाला होगा विथ बायो सीएनजी प्लांट जिसमें 100 टन गाय के गोबर का यूज करके 3 टन नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जाएगा, वो भी पर डे। इसके साथ साथ इस प्लांट की मदद से 20 टन हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक खाद को भी प्रोड्यूस किया जाएगा। इस 685 करोड़ के प्रोजेक्ट में 299.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फॉर सीवरेज स्कीम। 61.17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फॉर वाटर सप्लाई इन सियोनी मालवा एंड 75.34 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फॉर वाटर सप्लाई इन छिंदवाड़ा। नेक्स्ट, the Union Cabinet has approved giving the status of classical language to 5 more languages: Marathi, Bengali, Pali, Parikrit, and Assamese. How many languages have classical language status in India? The Union government has given the status of classical language to 5 more languages, and these languages are Marathi, Bengali, Pali, Parikrit, and Assamese. इनके अलावा
6 और लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका है, जिसमें तमिल तमिल सबसे पुराना इंडियन लैंग्वेज है जिसको 2004 में ही स्टेटस मिल चुका है। तमिल के बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, उड़िया इन चारों को भी स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का। सो ऑल टुगेदर 11 लैंग्वेजेस ऐसे हो चुके हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस पाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, जैसे कि उस लैंग्वेज में कोई एंशियंट बुक होना चाहिए, एंशियंट बुक या टेक्स्ट होना चाहिए जो कि मिनिमम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। दूसरा, ये लैंग्वेज अपने मॉडर्न लैंग्वेज से थोड़ा अलग होना चाहिए। और तीसरा, ये लैंग्वेज डिफरेंट होना चाहिए दूसरे लैंग्वेज से, अदर लैंग्वेज से ये डिफरेंट होना चाहिए। जब किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाता है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी उस लैंग्वेज में प्रोफेशनल डिग्री देनी शुरू कर देती है। 2 इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं टू क्लासिकल लैंग्वेज स्कॉलर्स। Next, the Indo-Pacific Regional Dialogue (IPRD 2024) starts in New Delhi to discuss issues related to maritime security. What is the theme for 2024 IPRD? आईपीआरडी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग स्टार्ट किया गया था 2018 में और इसका ऑब्जेक्टिव था टू डील विथ मैरीटाइम सिक्योरिटी, टू फोकस ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर फोकस करना एंड टू मेंटेन रीजनल स्टेबिलिटी 2024 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया है न्यू दिल्ली में और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसके ऊपर फोकस करना। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे कि पायरेसी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको भी इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा। और 2024 का थीम था रिसोर्स, जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक। Adani Group partnered with which company to supply renewable energy as a part of its clean energy initiative through its solar wind hybrid project in India? अडानी ग्रुप ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी? इस पार्टनरशिप के थ्रू अडानी ग्रुप गूगल को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड कराएगा थ्रू इट्स सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट। और सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट कहाँ पे है? खावड़ा, खावड़ा विच इज इन गुजरात। ऐसा करके अडानी ग्रुप क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो हेल्पिंग गूगल टू अचीव 24x7 कार्बन फ्री एनर्जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ऑल्सो पार्टनर्ड विथ पावर कंजम्पशन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड 61.4 मेगावाट एनर्जी फ्रॉम खावड़ा। भूटान में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रिलायंस ग्रुप ने ड्रग होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है टू प्रोवाइड 1270 मेगावाट सोलर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट। इसमें टोटल 2 प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किए जाएंगे। एक प्रोजेक्ट होगा वो 500 मेगावाट का होगा और दूसरा प्रोजेक्ट होगा वो होगा 770 मेगावाट का। नेक्स्ट, द एशियन डेवलपमेंट बैंक has approved a $162 million loan to support a sustainable and inclusive tourism development project in which state? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $162 मिलियन का लोन दिया है फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट और ये किस स्टेट को दिया है? तो वो हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। ये लोन हिमाचल प्रदेश की 5 डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए दिया गया है और ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला एंड मनाली। हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला एंड मनाली। इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन 5 डिस्ट्रिक्ट में एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा देगी, उनको स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ताकि वो हाई क्वालिटी टूरिज्म सर्विस प्रोवाइड कर सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला और इसके प्रेसिडेंट है मसात सुगु असाकावा। इस तरह के बहुत से लोन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को दिया है फॉर इट्स डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन इंडिया को दिया है फॉर इम्प्रूविंग इट्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। सिमिलरली $240.5 मिलियन का लोन दिया है नाबार्ड एंड एसबीआई को टू सपोर्ट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट।
$200 मिलियन का लोन दिया है नागपुर को टू इम्प्रूव इट्स मेट्रो कनेक्टिविटी एंड 1460 करोड़ का लोन दिया है सुरेंद्र नगर गुजरात को टू डेवलप 400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 530 करोड़ का लोन त्रिपुरा गवर्नमेंट को दिया है टू इम्प्रूव इट्स वाटर सप्लाई। 12 सिटीज 12 सिटीज में वाटर सप्लाई को सही करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट को भी लोन दिया गया। Next, Federal Bank has launched AI chatbot Fedi to provide language support by signing an MOU with Bhashini, an AI-powered language translation platform. This chatbot will provide service in how many Indian languages? इसको शुरू करने से पहले मैं एक इनिशिएटिव के बारे में बताती हूँ जो कि आरबीआई ने शुरू किया है और उस इनिशिएटिव का नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये इनिशिएटिव की हेल्प से लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाएगा इन बैंकिंग सेक्टर। इससे ही इंस्पायर होकर के फेडरल बैंक ने भाषिनी जो कि एक एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है उसकी हेल्प लेकर के एक एमओयू साइन किया है टू लॉन्च एआई चैटबॉट फेडी फेडी। ये चैटबॉट 14 इंडियन लैंग्वेजेस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो राइट ऑप्शन इज 14। With the help of this Fedi chatbot, which is available in 14 language, local people will get benefit in communicating with bank and availing services. उनको बैंक की सर्विसेज अवेल करने में अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये फेडी की हेल्प से अपने नेटिव लैंग्वेज में बैंक से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड उसकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। भाषिनी के सीईओ हैं अमिताभ नाग। अमिताभ नाग एंड फेडरल बैंक फाउंडेड इन 1931 एंड इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शालिनी वॉरियर। शालिनी वॉरियर। एक्सोस्टोमा सेंटियोने, a new species of Glyptosteronin catfish, has been discovered in Zuleke River, a tributary of Barak River in which state? रिसेंटली ग्लिप्टोस्टेरिनिन कैटफिश की एक न्यू स्पीसीज पाई गई है। इसका नाम है एक्सोस्टोमा सेंटियोने और वो जुलेके रिवर में पाई गई और ये जुलेके रिवर ट्रिब्यूटरी रिवर है बराक का और बराक रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इन नॉर्थ ईस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर नॉर्थ ईस्ट का कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। तो ये पाया गया है कौन से स्टेट में? नागालैंड में। नेक्स्ट, Amazon, one of the world's largest e-commerce company, has signed a memorandum of understanding with which department to enhance delivery services and supporting job creation. तो जॉब क्रिएशन को सपोर्ट करने के लिए एंड डिलीवरी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए Amazon जो कि एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट, what is the name of new scheme which is launched by central government of India to enhance youth employability? यूथ एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी नई स्कीम को लॉन्च किया है? तो वो स्कीम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 साल में टॉप 500 कंपनीज में मिनिमम 1 करोड़ तक के इंटर्नशिप देने का प्लान कर रही है। इस स्कीम के तहत जो भी इंटर्नशिप को अवेल करेगा उसको 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। ये 5,000 रुपीज में 4,500 तो गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड रिमेनिंग 500 रुपीज कंपनी जिस कंपनी में इंटर्नशिप किया जा रहा है वो स्कीम प्रोवाइड करेगी। पीएम इंटर्नशिप स्कीम को अवेल करने की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फर्स्ट, इसका एज लिमिटेशन, जो भी 21 से 24 साल के बीच में है वही इसको अवेल कर सकते हैं। दूसरा, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, आईएम के स्टूडेंट नहीं होने चाहिए और फैमिली का कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, the Union Cabinet has approved combining existing centrally sponsored scheme into two agriculture program, Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana and Krishnoti Yojana. What will be the total budget for this program? तो यूनियन गवर्नमेंट ने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स या एग्रीकल्चर स्कीम्स चलाई जा रही थी उनको दो प्रोग्राम के बीच में डिवाइड कर दिया है। एक तो कृष्णोत्ती योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत से छोटे छोटे सेम टाइप के प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे थे फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो डुप्लीकेशंस ऑफ वर्क को, डुप्लीकेशंस ऑफ स्कीम्स को हटाने के लिए
ये इनिशिएटिव लिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। जहाँ छोटे-छोटे इनिशिएटिव को लॉन्च करने में जो कॉस्ट हो रहे थे, वो अब ना होकर के एक स्कीम को या एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा और उसमें जो कॉस्ट लगेगा, वो कंपैरेटिवली इन छोटी-छोटी स्कीम्स के कॉस्ट से कम होगा। तीसरा, अब जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोग्राम रह गए, बाकी छोटे-छोटे प्रोग्राम्स को हटा कर के 2 प्रोग्राम्स कर दिए गए। तो गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके पास ही बहुत ही क्लियर विज़न रहेगा प्रोग्राम से रिलेटेड और वो डिटेल्ड प्लान बना सकते हैं टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेस एंड टू मेक एग्रीकल्चर ग्रोथ। Now the question is what will be the total budget for this program? The total budget will be 1,01,321 crore. इसमें state government will bear 32,232 crore and central government will bear 69,000 crore. Out of this 1 lakh, 44,250 crore will be spent on Krishnoti Yojana and remaining 57,000 will spend on Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड आल्सो प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। वहीं कृष्णोती योजना 2016 में लॉन्च किया गया था फार्मर्स के इनकम को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए एंड आल्सो टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग so that agriculture sector will grow. Next, Gurugram University has signed a memorandum of understanding with which institution to boost science communication and traditional knowledge dissemination. गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने साइंस कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिशनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो वो है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। National Institution of Science, Communication and Policy Research. The conference on maritime decarbonization, co-hosted by Ministry of Port, Shipping and Waterways and the Asian Development Bank, will took place in मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन क्या है? मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना। ऐसा देखा गया है कि 90% ग्लोबल ट्रेड जो होता है वो शिप के थ्रू होता है, बट दीज शिप विल प्रोड्यूस ओनली 3% वर्ल्ड CO2 एमिशन। जबकि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत इसका टारगेट है कि 2050 तक 50% CO2 एमिशन को प्रोड्यूस करना फ्रॉम शिप। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने मैरीटाइम डिकार्बोनाइजेशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है और वो किया है न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस में 200 प्लस पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया गया था इन बहुत से टॉपिक पे डिस्कशन किए गए हैं, जैसे कि कैसे शिपिंग एंड पोर्ट को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा सके, पॉल्यूशन लेवल को कैसे कम किया जा सके और ग्रीन इनिशिएटिव पे फोकस कैसे किया जा सके। ग्रीन इनिशिएटिव पे फोकस करने के लिए 2 गाइडलाइन को भी दिया गया। पहला तो ये हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन, हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन और दूसरा था हरित नौका ग्रीन ट्रांजिशन, हरित नौका green transition. These guidelines will explain how to use green energy and become eco-friendly. Ministry of Youth Affairs and Sports launched Seva Se Seekhe program. This program is a part of which initiative? Youth Affairs and Sports Ministry ने सेवा से सीखे प्रोग्राम को लॉन्च किया है and this is a part of My Bharat initiative. My Bharat stands for मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत। इस स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल यूनिटी डे के दिन लॉन्च किया था इन 2023 और इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव था यूथ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना। यूथ का मतलब क्या हुआ? यूथ का मतलब हुआ जिनकी भी उम्र 15 से 29 साल के बीच में आती है, उसको इसमें कंसिडर किया जाएगा। और इस इनिशिएटिव के तहत फिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया है। फिजिटल प्लेटफॉर्म, फिजिटल स्टैंड्स फॉर फिजिकल एंड डिजिटल, फिजिकल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिक्स है ये, फिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया गया है। सो अभी रिसेंटली इसी इनिशिएटिव से रिलेटेड सेवा से सीखे प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया। सेवा से सीखे प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव था जितने भी युवा हैं, जितने भी यूथ हैं, वो एज एन वॉलंटियर काम करेंगे इन हॉस्पिटल्स। टोटल 700 हॉस्पिटल्स को सेलेक्ट किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट है या वो प्राइवेट हैं,
उसमें ये यूथ अपना सेवा देंगे। कैसे? वहाँ पे जो लोग हैं उनको उठाना हुआ, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी हुई, उनको कहीं जाना हुआ या किसी तरीके का कुछ भी हेल्प लगेगा, तो उसमें ये लोग हेल्प करेंगे एज़ एन वॉलंटियर काम करके। Next, let's focus on some important days. First, World Teachers Day 2024, observed on 5th October. And the theme for current year is Valuing Teacher Voice Towards a New Social Contract for Education. International Day of Awareness of Food Loss and Waste, observed on 29th September. And the theme was Climate Finance for Food Loss and Waste Reduction. इस डे को ऑब्जर्व करने का ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को फूड लॉस्ट एंड उसके वेस्ट के इश्यूज से अवेयर किया जा सके। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2024 में 13th वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया गया है और वो किया गया है 26 सितंबर को। एंड हाइफा डे 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है बाय इंडियन आर्मी। इसके अलावा एक अपॉइंटमेंट भी हुआ है अविरल जैन। अविरल जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, उनकी थीम क्या-क्या थी इस साल, वो सब भी आप देख लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के लोग मनाते हैं। ये 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर मनाया जाएगा। वर्ल्ड एनिमल डे 2024 ऑब्जर्व ऑन 4th अक्टूबर और इस बार का थीम था सेलिब्रेटिंग आवर प्लैनेट क्रिएचर्स। वर्ल्ड स्पेस वीक 4th अक्टूबर से 10th अक्टूबर के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा। एंड 5th इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन observed on 28th September. Aarti Sareem, she has been appointed as first woman DG of Armed Force Medical Service. Let's focus on some books and author. First, Randhurandhar Sahaji Raje Bhosle. This book has been written by Amar Yuvraj Dangat. Next, खाकी में स्थित प्रज्ञा. This book has been written by अनिल रतौड़ी. अनिल रतौड़ी. एंड थर्ड है जलंधर पीठ का रहस्य. जलंधर पीठ का रहस्य लिखा गया है अजय पराशर.